हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्पार्क डिजिटल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम तरुण निड़वा और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो हमारा लास्ट लेक्चर हमारा खत्म हुआ था वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस। क्लियर? आज हम अपने उसी पार्ट को कंटिन्यूस करते हैं, हमारा सफ़र वहीं से चालू होता है। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था प्रीवियस लेक्चर का वो था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दैट मीन्स in higher degree of plant like in the angiosperm, the vegetative part take part in the formation of complete new plant, है ना। तो what is the propagation, और इसी का अपन ने asexual reproduction का मेथड भी कहा है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के दो मेथड्स हमने देखे थे, एक था नेचुरल मेथड, दूसरा था आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड जो मैन मेड का किसी भी टाइप का कोई इंटरप्शन नहीं होता, इट इज ओनली एंड ओनली परफॉर्म्ड बाय द नेचर, लाइक द रूट, स्टेम, लीफ, बल्बिल एंड टूरियन। इन सभी के एग्जाम्पल हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे थे। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस को लेकर। एक्चुअली व्हाट इज द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? द प्रोसेस ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन विच इज परफॉर्म्ड बाय द human interference, which is performed by the some specific or some specialist horticulturist। ठीक है, किसी एग्रीकल्चरिस्ट या हॉर्टिकल्चरिस्ट की हेल्प से जो हमारा प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उससे नए प्लांट्स को बनाना क्या कहलाएगा? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। उसमें हमारे पास जो सबसे पहला पैटर्न आया है वो क्या रहेगा? कटिंग। मैं आपको यहाँ साइड में डायग्राम्स भी शो करता रहूँगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो पार्ट करते हैं वो बात करेंगे हम कटिंग को लेकर। तो फर्स्ट इज पॉइंट कटिंग। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है। कटिंग में हम क्या करेंगे, जिस भी प्लांट को हमें वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करना है उस प्लांट के मोस्ट ऑफ हम स्टेम को कट करते हैं। रूट भी कटिंग में यूज किया जा सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ हम जो यूज करने वाले हैं वो हमारा पार्ट रहेगा स्टेम। ठीक है, तो एक सिंपल सा मेथड होगा, द प्लांट which is used to be vegetative propagation। ठीक है, जिस प्लांट को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए हमें यूज करना है उस प्लांट के स्टेम को क्या करेंगे हम? सबसे पहले कट करेंगे, है ना। स्टेम की कटिंग करेंगे। मैक्सिमली या मोस्ट ऑफ रूप से जो स्टेम की कटिंग होगी दे आर द ऑब्लिक कट। ठीक है, इनको हम थोड़ा तिरछा काटेंगे, है ना, ऑब्लिकली कट करेंगे। जैसे कि हमारा जो प्लांट है तो प्लांट का ये जो पार्ट होगा उसके अंदर हम इस तरह से ऑब्लिक कट लगाएंगे, है ना, तिरछा काट लगाएंगे। देन प्लेस्ड द कट पार्ट इन ए सॉल्यूशन। जो नर्सरी के अंदर ये हॉर्टिकल्चरिस्ट जो प्रोसेस करते हैं कटिंग करने के लिए, उसमें जिस प्लांट को उन्हें कट करना है, जिस प्लांट को उनको वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करना है, उस प्लांट के स्टेम को ऑब्लिक क्या किया जाएगा? कट, यानी तिरछा कट किया जाए। अब ऑब्लिक कट करने का बेनिफिट्स क्या होगा कि इसका जो कैम्बियम है, कैम्बियम के चारों तरफ जो वेस्कुलर्स बंडल्स हैं जिसके अपन जाइलम फ्लोएम्स प्रेजेंट होंगे वो एक्सपोज्ड हो जाएंगे और उस एरिया से एडवेंटिशियस रूट का क्या होगा? फॉर्मेशंस होगा। दैट्स वाई ऑब्लिकली कट किया जाता है। ऑब्लिक कट करने के बाद में देन प्लेस द कट पार्ट इन ए सॉल्यूशन। ये जो कटिंग पार्ट होगा, ठीक है, अभी इसके अंदर रूट्स नहीं बनेगी, इस कट पार्ट को एक सॉल्यूशन में डिप करके रखा जाएगा। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन एक्चुअली होता किसका है? दिस सॉल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ IBA और NaA। ठीक है, दे बोथ आर आर्टिफिशियल ऑक्सिन, सिंथेटिक ऑक्सिन। ठीक है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, तो दे आर द सिंथेटिक ऑक्सिन। इस सिंथेटिक ऑक्सिन के अंदर इनको डिप करके रखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन, देखो इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना, ये आपके प्रीवियस क्लास 11th के अंदर 15th जो चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड हॉर्मोन्स में दे रखा है कि जो ऑक्सिन होगा, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन इंड्यूस रूट फॉर्मेशन, है ना। ये जो ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, हाई जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, वो यहाँ पे रूट को इंड्यूस करेगा।
रूट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, रूट का इलोंगेशन नहीं करेगा। यहाँ वर्ड क्या है, केवल रूट के फॉर्मेशन को इंड्यूस करेगा। और यहाँ से जो रूट एक्चुअली बाहर निकलती है, ये जो रूट्स होती है, दे आर एक्चुअली एडवेंटिशियस रूट, है ना। वो रूट कौन सी होगी, मोस्ट ऑफ एडवेंटिशियस। एक बात हमेशा याद कर लो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के दौरान जो आपको रूट मिलने वाली है, दे ऑल आर एडवेंटिशियस रूट, बिकॉज दीज रूट्स आर नॉट फॉर्म फ्रॉम द रेडिकल। इस रूट का फॉर्मेशन रेडिकल से नहीं होता, ठीक है, ये अदर पार्ट से होगा, जैसे कि स्टेम से हो रहा है, रूट से हो रहा है, लीफ से हो रहा है, बल्बिल से हो रहा है, ट्यूरियन से हो रहा है। तो दीज रूट्स आर नॉट फॉर्म फ्रॉम द रेडिकल, दीज आर फॉर्म फ्रॉम द अदर पार्ट देन द रेडिकल, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। सो सबसे पहले हम जिस प्लांट को हमें प्रोपोगेट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके स्टेम को अपने कट किया, ऑब्लिक कट होगा। ऑब्लिक कट क्यों, ताकि इसके कैम्बियम और वेस्कुलर बंडल एक्सपोज्ड हो सकें। देन आफ्टर दे प्लेस्ड इन स्पेसिफिक सॉल्यूशन, ठीक है। जो हॉर्टिकल्चरिस्ट हमारे घर पे अगर हम करते हैं तो हम ऐसा कोई यूज़ नहीं करते, हम उसको डायरेक्टली सॉइल के अंदर प्लेस्ड कर देते हैं। बट हॉर्टिकल्चरिस्ट प्लेस देम इन ए सॉल्यूशन एंड दिस सॉल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ IBA एंड NaA। इंपॉर्टेंट है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, नेप्थलिक एसिटिक एसिड, दे आर द सिंथेटिक ऑक्सिन। और ये ऑक्सिन क्या करता है, दे एक्चुअली इंड्यूस द रूट फॉर्मेशन। कौन से रूट का फॉर्मेशन होगा, सब सीधी सी बात है, एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन होगा। एंड देन प्लेस्ड इन सॉइल, उसके बाद में इसको सॉइल में क्या कर दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा। अब अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करें हम, तो हमारे पास एग्जांपल में मैंगो आ सकता है, रोज़ आ जाएगा, है ना, लीची आ जाएगी। इन सभी का प्रोपोगेशन वेजिटेटिवली विद द हेल्प ऑफ हम कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एक मेथड हो गया आर्टिफिशियल के अंदर, जिसका नाम क्या है, कटिंग मेथड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं लेयरिंग को। देखो बड़ा सिंपल टॉपिक है ये सारे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात किसकी करेंगे, लेयरिंग की करेंगे। अब लेयरिंग में और कटिंग में जो सबसे बेसिक डिफरेंस होता है वो ये रहेगा कि कटिंग के अंदर एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन तब होता है जब वो पार्ट मदर बॉडी से अलग हो जाए, लेकिन लेयरिंग के अंदर एडवेंटिशियस बड या एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन तब होगा जब वो अभी भी अपने पेरेंट बॉडी पर अटैच्ड रहेगी, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कटिंग एंड लेयरिंग इज दैट in the cutting the adventitious root is formed after detached from the main parent body, while in the layering adventitious roots are formed when the detached part is still attached to the main parent body। वो अभी भी अपने main parent body पर attached, अभी वो detach नहीं हुआ है, अभी वो parent body से अलग नहीं हुआ है, अभी तक वो अपने parent body पर है, फिर भी उसके अंदर एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये होती है लेयरिंग, ठीक है। तो लेयरिंग में हमने क्या पढ़ा कि एडवेंटिशियस रूट डेवलप बिफोर द प्लांट पार्ट detached from main parent body, ठीक है। अपनी मेन पेरेंट बॉडी से अभी वो पार्ट अलग हुआ ही नहीं और उसके अंदर किसका फॉर्मेशन हो गया, एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन हो चुका है। इसे हम क्या बोलेंगे, लेयरिंग कहेंगे। यही बेसिक डिफरेंस है कटिंग और लेयरिंग के बीच में। चलिए अब अपन लेयरिंग के कुछ टाइप्स देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ आपको डायग्राम के अंदर शो कर रहा हूँ। लेयरिंग के 3 टाइप्स हमने शो किए हैं, ठीक है। वैसे लेयरिंग के बहुत सारे टाइप्स होंगे। देखो एक होता है सिंपल लेयरिंग। क्या है हमारे पास में, सिंपल लेयरिंग। सिंपल लेयरिंग में क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए ये सॉइल है ना, और इस सॉइल के ऊपर एक प्लांट लगा है ना, सॉइल के ऊपर प्लांट लगा है।
और इस प्लांट के यहाँ पर ये रूट्स हैं। अब ये फाइब्रस रूट है या एडवेंटिशियस रूट है या फिर टैप रूट है, कुछ भी हो सकती है, प्लांट्स की ये रूट्स हैं। इस प्लांट की मैं ब्रांचेस की अगर बात करूं तो मान लीजिए इसकी एक ब्रांच यहाँ है और दिस ब्रांच इज़ वेरी डेलिकेट, वेरी सॉफ्ट, वेरी फ्लेक्सिबल। तो इस फ्लेक्सिबल ब्रांच को हमने क्या किया, सॉइल में डाल दिया। ठीक है, डाल दिया सॉइल में। और सॉइल में डालने के बाद इसको अपन क्या कर देंगे, पैक कर देंगे। इसको यहाँ पर अपन क्लिप लगा देंगे एक। ठीक है, लेकिन सॉइल में डालने से पहले ये जो एरिया जो सॉइल में जा रहा है उसे अपन करना होगा डिफोलिएट। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हुआ, फ्लेक्सिबल ब्रांच दैट नियर टू ग्राउंड is defoliate and then packed under the ground। और उसको ग्राउंड ओपन पैक्ड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ क्लिप। ये रहा क्लिप। ठीक है, और ये जो पार्ट यहाँ जो बाहर निकला है इस पर थोड़ी सी लीव्स प्रेजेंट होगी, इसको डिफोलिएट नहीं करेंगे। यहाँ लीफ होगी, यहाँ पर एक बर्ड कंडीशन प्रेजेंट होगी। ठीक है, और ये जो एरिया डिफोलिएट होगा। और हमें पता है कि जो लीफ होती है, लीफ इज कमिंग फ्रॉम द नोड एरिया। लीफ का जो ओरिजिन होता है किसी स्टेम के ब्रांच के अंदर, वो कहाँ से होगा, नोड एरिया से होगा। तो यहाँ पर नोड्स प्रेजेंट होंगे एंड आफ्टर सम टाइम फ्रॉम दीज नोड्स किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड हम इस पार्ट को यहाँ से क्या कर देंगे, कट। देखो लास्ट में तुमको कट ही करना पड़ा, बट एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन तभी हो गया था जब वो अपने मदर प्लांट से अटैच्ड है। तो ये हमारे पास में सिंपल लेयरिंग है, इसको हमने यहाँ से कट कर दिया और ये एक नया प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है, बड प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लीफ प्रेजेंट है। ये डिफोलिएट एरिया है और डिफोलिएट एरिया पे हमें क्या मिलेगा, नोड मिलेगा। और नोड से किसका फॉर्मेशन होगा, एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन। देखो ये रूट कुछ भी हो सकती है, एडवेंटिशियस भी हो सकती है, दिस रूट में भी टैप रूट कुछ भी, लेकिन ये जो रूट का फॉर्मेशन होगा वो कैसी रहेगी, सारी एडवेंटिशियस रूट्स। तो हमारे पास लेयरिंग में पहला पार्ट अपन देखा सिंपल लेयरिंग। सिंपल लेयरिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो ब्रांच है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, नियर टू ग्राउंड होनी चाहिए, 2 पॉइंट। देन जब मैं इस ब्रांच से लेयरिंग स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले मुझे इस ब्रांच की डिफोलिएट करना होगा। डिफोलिएट से लीफ रिमूव हो जाएगी और जो नोडल एरिया होगा वो एक्सपोज्ड हो जाएगा। एंड फ्रॉम दिस नोडल एरिया न्यू एडवेंटिशियस रूट्स आर फॉर्म्ड व्हाइल दिस पार्ट इज स्टिल अटैच्ड टू द मेन पेरेंट बॉडी। एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द एडवेंटिशियस parts, adventitious roots, this part should be detached from the main parent body or cut from the main parent body and act as a separate plant। क्लियर? चलिए सिंपल लेयरिंग हो गई हमारे पास में। नाउ सेकेंड हम देख लेते हैं, जो हमारे डायग्राम में भी दे रखा है, हम इसको बोलेंगे माउंड लेयरिंग। हम एक माउंड बनाएंगे, एक टीला बनाएंगे। ठीक है, देखो माउंड लेयरिंग कैसे होगी, जैसे कि ये सोइल है और ये इसका प्लांट, ये यहाँ पर प्लांट लगा है और इस प्लांट की ये ब्रांचेज हैं। ठीक है, तो अब ये जो ब्रांचेज है ये नियर टू ग्राउंड है बट दे आर नॉट वेरी फ्लेक्सिबल। ठीक है, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है बट दे आर नियर टू ग्राउंड। तो हमने क्या किया, इस ग्राउंड के पास से एक माउंड बनाना शुरू किया, एक टीला बनाना शुरू किया, है ना, मिट्टी का टीला बनाना शुरू किया और ये टीला यहाँ तक बन गया। ये देखो हमारा टीला कंप्लीट हो गया। मिट्टी का ढेर बनाया अपन ने, माउंट बनाया, दिस इज ए माउंड। ठीक है, व्हाट इज माउंड, दिस इज हिप ऑफ सॉइल। ठीक है, मिट्टी का ढेर है। ठीक है, जैसे ही माउंट बनेगा ये माउंट के अंदर आ जाएंगे ये सारे एरियाज, है ना, ये पार्ट। ठीक है, और इस पार्ट की जो लीफ थी
उसको सबसे पहले क्या करना होगा, डिफोलिएट करना होगा ना, ऑब्वियसली डिफोलिएट करना होगा ताकि वहाँ पर नोड्स प्रेजेंट रहें, एंड फ्रॉम दिस नोड्स एडवेंटिशियस रूट्स आर फॉर्म. प्लांट पार्ट इज स्टिल अटैच्ड टू द मेन पेरेंट बॉडी, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लेयरिंग. हमने माउंड का फॉर्मेशन किया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द माउंड. ठीक है, और जब एडवेंटिशियस रूट्स बन जाएगी तो इस पार्ट को हम यहाँ से क्या करेंगे, डिटैच, एंड देन इट एक्ट एज ए न्यू पेरेंट बॉडी. क्लियर, सिंपल. माउंड लेयरिंग के बाद में जो हमारे पास थर्ड डायग्रामेटिकल सिस्टम दे रखा है वो है एयर लेयरिंग, है ना. एयर लेयरिंग में क्या है, जैसे कि देयर इज ए प्लांट, ठीक है, इट्स ब्रांच इज फार अवे फ्रॉम द मेन पेरेंट, फार अवे फ्रॉम द ग्राउंड. ठीक है, दिस वन इज द ग्राउंड एंड इट इज़ वेरी हार्ड, इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल. तो हमने क्या किया, माउंट लेयरिंग के अंदर, एयर लेयरिंग के अंदर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म्स आने वाली है जिसका नाम होगा गुटी, है ना. एक्चुअली व्हाट इज गुटी इन द एयर लेयरिंग, जो हमारे पास में जो ब्रांच है, जो हमारे पास में ये जो ब्रांच दे रखी है, इसका बार्क एरिया रिमूव किया जाएगा. बार्क एरिया रिमूव, बार्क एरिया को क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा. एक्चुअली बार्क एरिया है क्या, बार्क एरिया एक्चुअली फ्लोएम है. उस पूरे फ्लोएम पार्ट को एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं, द बार्क इज फॉर्म फ्रॉम द फ्लोएम. तो बार्क एरिया को कंप्लीटली क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा. तो बार्क को रिमूव करने के बाद जो हमारे पास बचेगा, इट इज़ द जाइलम, जो कि वाटर कंडक्शन का काम करेगा. ठीक है, और हमें पता है कि ये जो बार्क एरिया है इसमें एक्चुअली मेजर कंसंट्रेशन, जो मेजर पार्ट किसका है, फ्लोएम का. एंड फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, साहब सीधी सी बात है, फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड का लोकेशन करेगा. और फूड के लोकेशन का जो पैटर्न है, जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा 11th क्लास में, इसे बोलते हैं मास फ्लो. क्या बोलेंगे, मास फ्लो. तो यहाँ से फ्लोएम से जो फूड बन के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लीफ लगी है ना, लीफ ने फोटोसिंथेसिस से फूड बनाया, और फूड क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है. अब यहाँ पर आके ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, है ना, नहीं होगा. तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर फूड का क्लम्पिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, फूड की क्लम्पिंग हो जाएगी. ठीक है, और इस एरिया को हम, एक ब्रायोफाइट होता है जिसका नाम होता है मॉस. ठीक है, मॉस इज ए ब्रायोफाइट. ठीक है, तो ड्राई मॉस से अपन इसको कवर कर लेंगे. एक्चुअली मॉस की खास बात ये होती है, मॉस कैन रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग टाइम. ठीक है, मॉस का कैरेक्टर है, ये वाटर को बहुत लंबे टाइम तक रिटेन करके रख सकता है. और इसकी जस्ट ऊपर वाली जो ब्रांच है, वहाँ पर अपन एक पोरस पॉट बांधेंगे. ठीक है, मटकी बांधेंगे, उसमें पानी होगा, जहाँ से ड्रॉप करके पानी इस पर गिरता रहेगा. ये जो एरिया है, ठीक है, द बार्कलेस एरिया दैट इज कवर्ड बाय कॉटन और बाय मॉस. ठीक है, दिस बार्कलेस एरिया इज कॉल्ड एज गुटी. आता है एग्जाम्स के अंदर, व्हाट इज एक्चुअली द गुटी. तो गुटी इज द बार्कलेस एरिया, एंड दिस बार्कलेस एरिया इज कवर्ड आइदर बाय कॉटन और by the moss. ठीक है, why the cotton or moss, because they are the good absorber of the water, because they can retain water for the long time. तो इस एरिया को वाटर या कॉटन या मॉस से कवर करके रखा जाएगा. और यहाँ से जो फूड आ रहा है, आफ्टर सम टाइम में दिस डेवलप एन एडवेंटिशियस रूट. और इस पार्ट को हम यहाँ से अलग करके एक नए पार्ट के रूप में यूज कर सकते हैं. तो ये था हमारे पास में एयर लेयरिंग. समझ में आ रहा ना, क्लियर. नाउ अब एयर लेयरिंग के बाद में, या फिर लेयरिंग प्रोसेस के बाद में, हमारे पास देखो, हमारे पास लेयरिंग भी हो गया. अब आता है ग्राफ्टिंग. देखो सिंपल सा है, हमको ग्राफ्ट करना है, ग्राफ्टिंग करनी है, हमें ग्राफ्ट पैटर्न करना है, यूज़ करना है ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग क्या होता है, हम कहते हैं ना, किसी के ऑर्गन को ग्राफ्ट किया जाता है. किसी भी ह्यूमन के अंदर कोई ऑर्गन डैमेज हो गया तो दूसरे ऑर्गन को उसमें ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, ऑर्गन ग्राफ्टिंग की जाती है. तो ग्राफ्टिंग एक इतना प्यारा पैटर्न है कि ग्राफ्टिंग की हेल्प से आप
एक अच्छे हॉर्टिकल्चरिस्ट की तरह अपने घर पे भी काम कर सकते हो। सिंपल सा एक अपन एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे घर पे एक वाइट कलर के रोज़ के फ्लावर्स हैं, बट आपके घर पे एक ब्लू कलर का रोज़ का फ्लावर है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे उस वाइट कलर के रोज़ के फ्लावर के साथ में एक ब्लू कलर का रोज़ का फ्लावर भी, उसी फ्लावर में, उसी प्लांट के अंदर दूसरा प्लांट मुझे नहीं लगाना। तब मैं क्या करूँगा, मैं आपके घर से उस पार्ट जो फ्लोरल है उसको मैं क्या कट करूँगा, है ना, और मेरे जो घर पे जो फ्लोरल प्लांट है उसमें भी एक कट लगाऊंगा, और दोनों कट को आपस में क्या कर दूंगा, एडजॉइंट कर दूंगा। आफ्टर सम टाइम वो उसी का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस एक्ट एज ए न्यू प्लांट, ठीक है, जिसके अंदर ब्लू फ्लावर भी आ रहा है और साथ साथ में कौन सा आ रहा है, मेरे पास में वाइट रोज फ्लावर्स भी आ रहे हैं। तो ग्राफ्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ग्राफ्ट, ठीक है, ग्राफ्टिंग के अंदर हम क्या करने वाले हैं, ग्राफ्ट करने वाले हैं। तो ग्राफ्ट में एक तो मुझे आपके प्लांट की रिक्वायरमेंट हुई और एक मुझे मेरे प्लांट की रिक्वायरमेंट हुई। मैंने आपके प्लांट के स्टेम को कट करके मेरे पास लेके आया हूँ, ठीक है। आपके प्लांट के पार्ट को मैंने क्या किया, कट किया, और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, अपने पास लेके आ रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो आपके प्लांट के पार्ट को मैंने कट किया और अपने पास में लेके आया। तो जो आपका जो प्लांट है वो क्या कहलाएगा, मेरे लिए ग्राफ्ट कहलाएगा, ठीक है, या उसको सेओन कहेंगे। तो आपके प्लांट का मैंने स्टेम यूज किया है, यानी कि आई एम यूजिंग योर स्टेम सिस्टम। तो ग्राफ्टिंग के अंदर दो सिस्टम्स काम आएंगे, एक तो होगा स्टेम सिस्टम और दूसरा सिस्टम कौन सा होगा, रूट सिस्टम होगा, जिसे आप क्या बोलोगे, स्टॉक कहेंगे। तो ग्राफ्टिंग में दो वर्ड, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राफ्टिंग के अंदर, कि एक कहा जाएगा सेओन और दूसरा कहा जाएगा स्टॉक। स्टॉक वो एरिया है जो रूट सिस्टम है, ठीक है। जैसे कि दो प्लांट है मेरे पास में, ये है प्लांट ए, ये इसकी ब्रांचिंग है, ठीक है, और ये है प्लांट बी, जिसकी ये ब्रांचिंग्स दे रखी है, ठीक है। अगर इस प्लांट बी को मैंने कट किया और इस प्लांट बी को मैंने इसके ऊपर प्लेस किया, तो इसका मैंने स्टेम यूज़ किया है, दैट मीन्स बी मेरे लिए क्या है, सेओन, और इसके इस पार्ट को मैंने इस पर प्लेस किया और इसके रूट से इसको वाटर मिनरल्स मिल रहे हैं, तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। जब भी अपन स्टॉक और ग्राफ्ट को एक साथ कनेक्ट करते हैं तो मोस्ट ऑफ इनमें जो कट लगता है वो वी शेप का कट लगेगा, इस तरह से, ठीक है। तो दूसरे प्लांट को मैंने यहाँ प्लेस करते हूँ, दूसरे कलर से यूज़ कर लेते हैं अपन। तो दूसरा प्लांट जो होगा वो यहाँ प्लेस्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये दोनों क्या हो गए, और फिर अपन इसको क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे। थ्रेड से हमने इसको क्या कर दिया, टाइट कर दिया। अब हम इसको वी शेप का कट लगाते हैं, मोस्टली हम कैसे लगाते हैं, वी शेप कट, कहीं पर वेज शेप भी होता है, वी शेप, वेज शेप, ठीक है। दोनों में स्टेम सिस्टम में भी वी शेप का कट लगेगा या वेज शेप का कट लगेगा, एंड रूट सिस्टम में भी वी शेप या वेज शेप का कट लगेगा, ताकि दोनों कनेक्ट हो सके। ऐसा इसलिए किया जाता है टू जॉइन कैम्बियम एरिया ऑफ बोथ सिस्टम, ताकि दोनों सिस्टम के कैम्बियम पार्ट को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए। क्योंकि जब कैम्बियम से कनेक्ट में होगा दैट मीन्स वेस्कुलर सिस्टम कनेक्ट में, तो रूट सिस्टम ने इसको क्या प्रोवाइड करते रहेंगे, वाटर प्रोवाइड करते रहेंगे, और आफ्टर सम टाइम ये कैम्बियम के अंदर के जो एरिया है, क्योंकि हमने यहाँ कट किया है, इसको वुंड किया है, इंजर किया है, तो वुंड कैम्बियम अपना काम करेगा, और वुंड कैम्बियम जो दोनों के वुंड कैम्बियम होंगे एक दूसरे के साथ क्या जाएंगे, टाइटली बाउंड हो जाएंगे। एंड नाउ दिस सायोन इज द पार्ट ऑफ दिस स्टॉक। अब ये सायोन इस स्टॉक का क्या बन चुका है, एक हिस्सा बन चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ्टिंग में, पहले बोलो ग्राफ्टिंग में दो चीज़ें याद रखना, स्टेम सिस्टम एंड रूट सिस्टम। स्टेम सिस्टम को हमने सायोन कहा है और रूट सिस्टम को हमने क्या बोला है, स्टॉक कहा है। चलिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है माइक्रो प्रोपोगेशन। एक्चुअली जो माइक्रो प्रोपोगेशन का प्रोसेस है ये लेबोरेटरीज में बहुत यूज होता है,
है ना। ये एक टाइप का टिश्यू कल्चर है। माइक्रो प्रोग्रेशन को अपन क्या बोल सकते हैं, दिस वन इज टिश्यू कल्चर प्रोसेस, ठीक है। एक्चुअली व्हाट इज द टिश्यू कल्चर, ठीक है। सो हमने एक एग्जांपल देखते हैं, लाइक लुक देयर इज ए लीफ, ठीक है। इस लीफ का हमने एक छोटा सा पार्ट क्या किया, कट किया। ये लीफ का मैंने छोटा सा पार्ट लेके आ गया हूं, है ना। दिस पार्ट इज कॉल्ड ए स्पेसिफिक टिश्यू, ठीक है। इसका एक छोटा सा पार्ट यूज कर लिया। एक्चुअली व्हाट इज द टिश्यू, टिश्यू की डेफिनेशन देखी जाए तो हम क्या बोलेंगे, a mass of cell, a mass of differentiated cell, है ना। क्योंकि मास ऑफ सेल तो कुछ अलग होगा, मास ऑफ सेल का मतलब हो गया मल्टीपल सेल। द ग्रुप ऑफ सेल, द मल्टीपल सेल इज नॉन ए मास ऑफ सेल, बट ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ मास ऑफ सेल इन विच ईच एंड एवरी सेल और ईच एंड एवरी इक्विपमेंट हैविंग सम स्पेसिफिक फंक्शन, they are the differentiated, that's why this is called the tissue. Now अब इस टिश्यू को लेबोरेटरीज में लेकर जाता है फॉर द टिश्यू कल्चर, और टिश्यू कल्चर के लिए एक टेस्ट ट्यूब होगी। इस टेस्ट ट्यूब में एक स्लांट मीडियम बनेगा, ठीक है। दिस इज ए मीडियम, कल्चर मीडियम। दिस कल्चर मीडियम रिक्वायर्ड सुक्रोज फॉर द कार्बन सोर्सेज, अमीनो एसिड, ठीक है, मिनरल्स, प्लांट hormone, and the plant hormone which is used in this culture medium is auxin ratio cytokinin। अभी इनका रेशो 50-50% है, इक्वल परसेंटेज के अंदर होता है स्टार्टिंग के अंदर। और यहाँ पर जो मेरा टिश्यू ग्रो करेगा, इस टिश्यू को जो मैं यहाँ ग्रो करवाऊंगा, देन दिस टिश्यू फॉर्म ए मास ऑफ सेल। दिस मास ऑफ सेल इज कॉल्ड एज callus. What is called it? Callus. What is callus? A mass of undifferentiated cell. The mass of undifferentiated cell, ठीक है, because there is no specific differentiation of the cell in this system. That is called the callus. There is a basic difference between the callus and tissue. देन मैंने क्या किया, इस कैलस को जो ग्रो हो चुका है, अच्छा कैलस बन चुका है, इसको मैंने यहाँ से रिमूव किया, इसको वॉश किया। देन आई एम गोइंग टू कट इन लॉट्स ऑफ पीस। मैंने इसको कम से कम 10 या 100 पीसेस के अंदर, ठीक है, 100 पीस ऑफ कैलस। अब मैंने कैलस के 100 पीस किए, तो मैं इसको ग्रो करने के लिए 100 टेस्ट ट्यूब यूज़ करूँगा, है ना। और ईच एंड एवरी टेस्ट ट्यूब के अंदर सुक्रोज, अमीनो एसिड, मिनरल, प्लांट हार्मोन्स, ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का रेशो रहेगा। लेकिन इन माय फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है, एक प्रोसेस ये कंप्लीट हुआ जिसमें मुझे कैलस मिला। अब जो मेरा प्रोसेस स्टार्ट होगा वो होगा ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब ये हुआ कि अब मैं माइक्रो प्रोपगेशन के दौरान रूट और स्टेम का फॉर्मेशंस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्गेनोजेनेसिस में रूट का फॉर्मेशन होता है। तो रूट के फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीजन और जो साइटोकाइनिन का जो रेशो है वो थोड़ा सा बाकी सब सेम रहेगा, जो चेंज होगा वो इनके रेशो में होने वाला है। ऑक्सीजन को मैं हाई परसेंटेज पे लेके चला जाऊंगा, साइटोकाइनिन को लो परसेंटेज पे लेके चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इंड्यूस द रूट फॉर्मेशन, पढ़ा था अभी अपन ने, है ना। हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इंड्यूस द रूट फॉर्मेशन। तो इस प्रोसेस से हमको क्या मिल गया कि हमारे कैलस में किसका फॉर्मेशन हो गया, रूट का। अब क्या बचा, स्टेम को इंड्यूस करना है। तो हमने इसको नए टेस्ट ट्यूब में डाला और यहाँ पर ऑक्सीजन और जो साइटोकाइनिन का रेशो थोड़ा चेंज कर दिया। और ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का जो रेशो है, इट इंड्यूस द स्टेम सिस्टम, वो स्टेम को फॉर्मेशन करेगा। तो देखो एक्चुअली मैंने यूज़ क्या किया, एक छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा माइक्रो पार्ट, एक छोटा सा माइक्रो पार्ट यूज़ किया और मैंने अपने कितने हैं प्लांट्स बना दिए। आई प्रिपेयर्ड 100 प्लांटलेट्स।
बहुत कम टाइम में बहुत कम जगह पर मैंने इसके 100 प्लांटलेट्स बना के तैयार कर दिए। दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज नॉन एज द माइक्रो प्रोपोगेशन। लेबोरेटरीज में होता है, टिश्यू कल्चर का मेथड है, उसमें प्लांट हार्मोन, ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का बहुत अच्छा रोल है। क्लियर? नेक्स्ट चलें। ओके, चलिए नेक्स्ट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। एज वेल एज वी नो दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द बाई पेरेंटल। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कंपलसरी है 2 पेरेंट्स का होना, वन इज मेल, अदर वन इज अ फीमेल। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल गिव्स द मेल गैमेट एंड फीमेल गिव्स फीमेल गैमेट। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नंबर। क्लियर? देन these two gametes are fused to form a diploid zygote. ये हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेन थीम है कि whenever they require the sexual reproductions, फर्स्ट जो प्राइमरी कंडीशंस रहेगी कि वो रहेगी बाई पेरेंटल, वन इज मेल अदर वन इज फीमेल, मेल गिव्स द मेल गैमेट, फीमेल गिव्स द फीमेल गैमेट। और जाइगोट के अंदर ये दोनों गैमेट्स के जो डीएनएज होंगे, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक्चुअली व्हाट इज द एसेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, जो एसेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है वो होता है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशंस, है ना। और हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ डीएनए। तो हाफ डीएनए कहाँ से आ रहा है? मेल गैमेट से। हाफ डीएनए कहाँ से आ रहा है? फीमेल गैमेट से। और दोनों डीएनए कंबाइंड होकर जो 2n कंडीशन से बन रही है वो जाइगोट में बन रही है। दैट मीन्स गैमेट्स हैविंग द डिफरेंट जेनेटिक मटीरियल। मेल गैमेट का जेनेटिक मटीरियल कुछ अलग होगा, फीमेल गैमेट का जेनेटिक मटीरियल कुछ अलग होगा, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिक मटीरियल होगा। और ये अलग अलग जेनेटिक मटीरियल एक साथ क्या हो जाएंगे? साथ में आएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, दे आर द मिक्स विथ ईच अदर। और इनके मिक्सिंग से क्या बनेगा? रिकॉम्बिनेशन, एक नया कॉम्बिनेशन बन के तैयार होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा काम नहीं हो रहा था, ये केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही कैरेक्टर है जिसमें दो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल एक साथ कंबाइन होते हैं एंड दे फॉर्म द न्यू रिकॉम्बिनेशन। और इस रिकॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट होता है वो लीड्स करता है वेरिएशंस को। वेरिएशंस आएंगे, अलग अलग टाइप के वेरिएशंस आएंगे। दैट्स वाई इट लीड्स टू द पाथ ऑफ इवोल्यूशंस। जो आने वाले टाइम में जो ये जो इवोल्यूशन का जो गेम चलता है ना, वो केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण हुआ है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता, तो केवल एक ही पेरेंट के कैरेक्टर ट्रांसफर होते। तो आने वाले सारे प्लांट्स या जो सारे ऑर्गेनिजम्स है वो एक दूसरे के क्लोन्स होते हैं, उनमें वेरिएशंस देखने को नहीं मिलता। वेरिएशंस कब हमको कब देखने को मिलेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वेरिएशन होता है क्यों यार? सिंपल सी बात है, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था तो वेरिएशन क्यों लेकर? क्योंकि जैसे जैसे अर्थ पर या नेचर की जो कंडीशंस बदलती गई तो हर ऑर्गेनिजम्स को स्पेसिफिक क्लाइमेटिक एरिया में, स्पेसिफिक नेचुरल एरिया में रहने के लिए अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़े, अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़े। उन चेंजेस के कारण, उन चेंजेस को लाने के लिए जो वेरिएशन का प्रोसेस हुआ वो रखा गया था। ठीक है। और जितना ज़्यादा वेरिएशंस हुआ उतना ही ज़्यादा क्या आया? इवोल्यूशंस हुआ। और इवोल्यूशन इज द बेटर सिस्टम ना। क्लियर? बाई पेरेंटल। अब इसमें क्या हुआ? जो ऑफस्प्रिंग से हमारी जितने भी ऑफस्प्रिंग से दे आर नॉट आइडेंटिकल, वो आइडेंटिकल्स नहीं होगी। आइडेंटिकल क्यों नहीं है? बिकॉज दे ब्रिंग सम वेरिएशंस। क्लियर? अब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को लेकर। ठीक है, जो सबसे पहले फेज की बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वो है जुवेनाइल फेज। ठीक है, 3 फेज के अंदर लाइफ कंप्लीट हो रही है। जो सबसे पहला फेज है वो कौन सा है हमारे पास में? जुवेनाइल फेज। एक्चुअली व्हाट इज द जुवेनाइल फेज? इस फेज के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है उसके पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं होती। they are not performing the sexual reproducing process, they are actually attaining the sexually reproduce to themselves। ठीक है, जैसे अगर अपन ह्यूमंस के अंदर बात करें तो एक प्यूबर्टी टाइम पीरियड होता है, एडोलेसेंस होता है, टीनेजर होती है, दे आर द जुवेनाइल स्टेज। इस जुवेनाइल स्टेज के अंदर कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपने आप को रिप्रोड्यूस होने के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो प्रिपेयर हुआ नहीं है। ठीक है, नाउ दिस इज द रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज है एडल्ट फेज, जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने आप को ऑलरेडी रिप्रोड्यूस करने के लिए कंप्लीट मैच्योर कर चुका है। द कंप्लीट मैच्योर फेज इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्टिव फेज। एंड whenever organism lost the power of reproduction, अपनी रिप्रोडक्शन की पावर को खो देता है,
अब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसकी रिप्रोडक्शन की जो ताकत होती है वो खत्म हो जाती है, तो उसे अपन बोलते हैं सेनेसेंस कहते हैं। एंड आफ्टर दैट उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाती है। इसी तो लाइफ स्पैन कहते हैं, बर्थ होना, बर्थ होने के बाद में किसी नए ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए उस स्टेज तक आना, फिर नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना, फिर अपने आप को डेथ हो जाना, दिस इज द लाइफ स्पैन। तो यहाँ पर जुवेनाइल फेज के अंदर वो रिप्रोड्यूस तो नहीं कर सकता, बट इट इज़ अटेनिंग द पार्ट ऑफ द रिप्रोड्यूसिंग और मैच्योरिटी को अटेन कर रहा है। यहाँ पर मैच्योर हो चुका है, यहाँ पर उसकी मैच्योरिटी कंप्लीट, नाउ सेनेसेंस, ओल्ड एंड देन आफ्टर द डेथ। हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट को लेकर। आज हमारा लास्ट टॉपिक है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। एक्चुअली व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट? व्हेन प्लांट इज एबल टू रिप्रोड्यूस द सेक्सुअली, और जब भी प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होगा। ऐसे थोड़ी नहीं पता चलता कि प्लांट कब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, कब हमको पता चलेगा, सर हमको तो पता ही नहीं चलेगा कि प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कब करने वाला है। तो सिंपल सा आंसर है, जब भी प्लांट सेक्सुअली अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रिपेयर होगा, इट मार्क्स बाय फ्लावरिंग। ठीक है, यानी कि जब भी प्लांट के अंदर जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, यहाँ ये हम बात किसके लिए कह रहे हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूशन के लिए, जब भी प्लांट में फ्लावरिंग होगी, दैट मीन्स द प्लांट इज नाउ रेडी फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब प्लांट कौन सी स्टेज में आ चुका है, रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर आ चुका है, उसका जुवेनाइल स्टेज कंप्लीट हो चुका है, अब वो कौन से स्टेज में आ गया, रिप्रोडक्टिव स्टेज में। और किसी भी प्लांट का सेक्सुअली रिप्रोडक्शन किस बात पे पता चलेगा, उसमें होने वाली फ्लावरिंग के बेसिस पर। अब फ्लावरिंग के बेसिस पे हमारे पास में दो टाइप के प्लांट हैं। एक प्लांट है जिसका नाम है मोनोकार्पिक, दूसरा रहेगा हमारे पास में पॉलीकार्पिक। देखो मोनो का मतलब क्या होगा, वन, दैट मीन्स these plant produce flower and fruit once in their life span। अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही उनमें फ्लावर होगा, एक बार ही फ्रूट होगा, देन आफ्टर वो डेथ हो जाएगा। मोनोकार्पिक, ओनली वन टाइम्स। ठीक है, अब मोनोकार्पिक जो प्लांट्स होते हैं दे मे बी एनुअल। कैसे हो सकते हैं, एनुअल, दे मे बी बाइनुअल, ठीक है, एंड दे मे बी पेरेनियल। ठीक है, यानी कि वो प्लांट जिनका लाइफ साइकिल एक साल में खत्म हो जाता है, यानी कि जिस ईयर उनकी सोन हुआ, जिस ईयर उनको बोया गया है, उसी ईयर में उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगी। ठीक है, यानी कि वेजिटेटिव प्लस रिप्रोडक्टिव ग्रोथ एक साल में कंप्लीट हो जाएगी। इसमें हम बात कर सकते हैं वीट का, इसमें हम बात कर सकते हैं राइस को लेकर। ठीक है, बाइनुअल प्लांट्स क्या कहते हैं, जिसकी एक बार तो होगा वेजिटेटिव ग्रोथ और नेक्स्ट ईयर होने वाली है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। ठीक है, यानी 2 इयर्स के अंदर उनका लाइफ स्पेन कंप्लीट होने वाला है। तो एक बार तो होगा उनका वेजिटेटिव ग्रोथ और एक बार होगा उनका रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, बट फ्लावर एक बार ही आएगा। प्लांट का लाइफ साइकिल 2 साल में खत्म हुआ है, बट फ्लावर कितनी बार आएगा, एक बार ही आने वाला है। इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, मोनोकार्प। देखो अगर 100 साल तक भी प्लांट का लाइफ साइकिल चले तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर वो फ्लावर एक बार दे रहा है तो अपन उसको मोनोकार्पिक बोलेंगे। तो बाइनियल में एक बार तो होता है, पहले साल तो होता है वेजिटेटिव ग्रोथ, नेक्स्ट ईयर होगा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। इसमें एग्जाम्पल आते हैं हमारे पास में कैरेट को लेकर, ये बाइनियल को है। अब बात करते हैं अपन पेरेनियल्स की। पेरेनियल जिनका लाइफ स्पेन या जो लाइफ साइकिल कई सालों तक हो सकता है, वो कई सालों तक अपने लाइफ साइकिल को रेगुलर रखते हैं, उनका लाइफ स्पेन 10 ईयर, 100 ईयर, 200 ईयर्स तक रह सकता है, बट फ्लावर लाइफ में बस एक बार आने वाला है। ठीक है, अगर अपन बात करें, बता देते हैं, अगर अपन पेरेनियल को लेकर बात करें तो पेरेनियल में हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो हमारे बुक में दे रखा है, जैसे बैम्बू स्पीसीज। ठीक है, बैम्बू स्पीसीज में जो फ्लावर्स आएंगे वो 50 से 100 साल में एक बार फ्लावर आता है। इन 100 to 15 years ओनली वन टाइम फ्लावरिंग।
देन आफ्टर द प्लांट इज डेड और नए प्लांट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाए। तो बैम्बू स्पीसीज में 50 to 100 ईयर्स में केवल वन टाइम फ्लावर आएगा। माना कि इसका लाइफ स्पेन 100 ईयर के आसपास होगा, बट इसमें फ्लावरिंग एक बार ही होती है। दैट्स वाई दिस इज द मोनोकार्पिक। और जो दूसरा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास में वो है नीलकुरिंजी। ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम आपको याद रखना होगा स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। ठीक है, ये इसका बॉटनिकल नेम स्ट्रेंथोबिलैंथस कुंथियाना। इसकी खास बात है कि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्लू कलर के फ्लावर होंगे, एंड इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो कितने ईयर्स का होगा? 12 ईयर्स का। हर 12 साल में फ्लावर्स की ब्लूमिंग होती है और फिर उसके बाद में प्लांट्स की डेथ हो जाएगी। ठीक है, ये जो 12 ईयर्स के अंदर ब्लूमिंग जो हम देखते हैं वो 2006 आपके एनसीईआरटी में दे रखा है 2006 के अंदर, और अभी जो हमारे पास फ्लावरिंग हुई है इसकी वो 2018 में हो चुकी है। ठीक है, 2006 में फ्लावरिंग हुई जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, और अकॉर्डिंग टू 12 ईयर इसकी जो फ्लावरिंग हुई है वो 2018 के अंदर हो चुका है। अब जो नेक्स्ट 12 ईयर की बात करें तो फ्लावरिंग इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी 2030 के आसपास। ठीक है, 2030 ये आपको केरला के अंदर देखने को मिलेगा। ये केरला की स्पेसिफिसिटी है, वहाँ के फॉरेस्ट की स्पेसिफिसिटी केरलाज के अंदर। तो वहाँ पर 2030 के अंदर स्ट्रेंथोबिलेंस कुंथियाना के नए फ्लावरिंग्स देखने को मिलेगी। दे आर द सिनेटिक ब्यूटी ऑफ द ब्लू कलर एंड बम्बू स्पीसीज 50 to 100 ईयर्स। नीलकुरिंजी स्ट्रोबिलैंथस कुंथियानी ये होगा हमारे पास में ब्लू कलर का, जिसका 12 ईयर में एक बार फ्लावरिंग होती है। ये भी हमारा मोनोकार्पिक में आएगा। अब अगर पॉलीकार्पिक की बात करें तो आप समझ ही गए, जिसके अंदर फ्लावरिंग लाइफ में कई बार होगी, जैसे कि मैंगो। ठीक है, एक बार जुवेनाइल स्टेज कंप्लीट होने के बाद में दे आर प्रोड्यूसिंग, हर साल उनके अंदर फ्लावरिंग होती है, और इसीलिए अपन इनको क्या बोलते हैं? पॉलीकार्पिक कहते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यही खत्म होता है। कल हमारा एक लास्ट लेक्चर रहेगा इस टॉपिक को लेकर, फिर हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,